केन्या में हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाला और असामान्य मामला सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा है। इस बार तस्करी हाथी दांत, गैंडे के सींग या दुर्लभ लकड़ी की नहीं बल्कि चींटियों की हो रही थी। केन्याई अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो हजारों दुर्लभ और जीवित चींटियों को अवैध रूप से देश से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 बेल्जियन युवक डेविड लोर्नॉय और सेपे लोडोविक्स, एक वियतनामी नागरिक हांग गुयेन और एक केन्याई व्यक्ति डेनिस नांगा शामिल है। इन सभी पर मेसर सेफालोट्स प्रजाति की लगभग 5000 जीवित रानी चींटियों की तस्करी का आरोप है। और जब आप जानेंगे कि इन चींटियों की कीमत एक एक करके कितनी है तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। इन चींटियों को यूरोप और एशिया के उन खास विदेशी पालतू बाजारों में बेचा जाना था जहां दुर्लभ कीटों को पालने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इन चींटियों को अवैध तरीके से बाहर ले जाकर बड़े मुनाफे की योजना बनाई गई थी। इन चींटियों की कीमत इतनी ज्यादा है कि तस्करों ने इन्हें टेस्ट ट्यूब में रुई के साथ सुरक्षित रखकर वैज्ञानिक स्तर की तैयारी के साथ पैक किया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इन छोटी सी दिखने वाली चींटियों की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और कौन लोग इन्हें खरीदते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम बताएंगे इस तस्करी के पीछे की असली कहानी और इस हाई प्रॉफिट वाले चींटी कारोबार की पूरी सच्चाई। तस्करों की इस योजना में जितनी चालाकी और वैज्ञानिक सोच नजर आती है वह किसी पेशेवर रिसर्च प्रयोगशाला से कम नहीं थी। उन्होंने चींटियों को साधारण जार या डब्बों में नहीं बल्कि 2244 विशेष रूप से तैयार किए गए टेस्ट ट्यूब्स और सिरिंजों में रखा था। ये टेस्ट ट्यूब्स सिर्फ कांच के नहीं थे, उनके अंदर कपास की परतें बिछाई गई थीं ताकि नमी बनी रहे और चींटियों को ऑक्सीजन भी मिलती रहे। तापमान और आर्द्रता का स्तर भी नियंत्रण में रहे, इसके लिए हर ट्यूब को अलग अलग तरीके से इंसुलेट किया गया था। इसके अलावा इन कंटेनरों को इस तरह से पैक किया गया था कि वे एक्सरे मशीन और एयरपोर्ट स्कैनर की नजरों से बच सके। कुछ में मेटल फॉइल की पतली परतें थीं जो स्कैनिंग को भ्रमित कर सकती थीं। तस्करों ने इन ट्यूब्स को सामान्य मेडिकल सामान की तरह दर्शाने की कोशिश की ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। यह योजना केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक रूप से भी काफी जटिल थी। हर ट्यूब को सीरियल नंबर दिया गया था, एक डाटाबेस तैयार किया गया था जिसमें हर चींटी के स्वास्थ्य की स्थिति, प्रजाति की जानकारी और संभावित खरीदार की डिटेल्स भी शामिल थी। ये सारी तैयारी इस बात को साबित करती है कि यह कोई आकस्मिक या शौकिया हरकत नहीं थी बल्कि एक संगठित अंतरराष्ट्रीय रैकेट के तहत की गई गतिविधि थी। जिस तरह से तस्करों ने 2 महीने तक चींटियों को जीवित रखने की तैयारी की थी उससे यह स्पष्ट होता है कि वे इस व्यापार को लंबे समय तक चलाने के इरादे से उतरे थे। उन्होंने शायद पहले भी इसी तरह की तस्करी की होगी, लेकिन यह पहली बार था जब इतनी बड़ी मात्रा में चींटियों के साथ उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। मेसर सेफालोट्स प्रजाति की एक रानी चींटी की कीमत लगभग 11,000 से 18,000 तक हो सकती है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। इन चींटियों की कीमत कोई संयोग नहीं बल्कि इनकी अद्वितीयता, जीवन शैली और सीमित उपलब्धता का नतीजा है। मेसर सेफालोट्स, जिन्हें आमतौर पर जायंट अफ्रीकन हार्वेस्टर एंट्स कहा जाता है, केवल पूर्वी अफ्रीका के कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका आकार सामान्य चींटियों से कहीं बड़ा होता है और इनका रंग गहरा तथा बनावट शक्तिशाली होती है जिससे ये देखने में बेहद आकर्षक लगती है। चलिए अब हम जानते हैं आखिर क्यों यह चींटियां इतनी महंगी होती है, इनका क्या उपयोग होता है जिससे यह इतना महंगा होते हैं। विदेशों में, खासकर यूरोप और एशिया में, इन चींटियों को फार्मिकेरियम्स यानी विशेष रूप से डिजाइन किए गए कीट आश्रयों में पाला जाता है। कीट प्रेमियों और कलेक्टर्स के लिए यह एक अनोखा और दुर्लभ पालतू बन जाता है। इनकी कॉलोनी बनाने की प्रवृत्ति श्रमिकों और रानी चींटी के बीच कार्य विभाजन और उनके सामाजिक व्यवहार को देखने का अनुभव विज्ञान प्रेमियों और बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक माना जाता है। ब्रिटिश रिटेलर एंट्स आर्यूस ने इस प्रजाति को दृश्य रूप से देखने के लिए वास्तव में अद्भुत कहा है। उनका कहना है कि मेसर सेफालोट्स की हरकतों को देखना किसी जीवित मशीन की कार्य प्रणाली को समझने जैसा होता है, जहां अनुशासन, श्रम और रणनीति एक साथ काम करते हैं। एंड्स आर्यूस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता इन चींटियों की ब्रीडिंग, ट्रांसपोर्ट और रख रखाव के लिए विशेष पैकेजिंग और देखभाल सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं जिससे इनका जीवन लंबे समय तक सुरक्षित रह सके।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि इनकी तस्करी अवैध होते हुए भी बाजार में इनकी कीमत इसलिए आसमान छू रही है क्योंकि कानूनन इनका आयात निर्यात सीमित या निषिद्ध है। यही कारण है कि काले बाजार में इनकी डिमांड और भी अधिक है। जितनी दुर्लभ चींटी उतनी ही ऊंची बोली। केन्या वन्यजीव सेवा KWS ने इस मामले को बायोपायरेसी यानी जैव चोरी का एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक उदाहरण बताया है। इस शब्द का मतलब होता है किसी देश की पारंपरिक जैव विविधता या आनुवंशिक संसाधनों को अवैध तरीके से बाहर ले जाना और उनका व्यावसायिक लाभ उठाना। यह केस सिर्फ कानूनी उल्लंघन भर नहीं है, बल्कि एक पूरे देश की जैविक धरोहर और पारिस्थितिकीय संतुलन पर सीधा हमला है। अब तक जब हम वन्य जीव तस्करी की बात करते थे तो हमारा ध्यान हाथी दांत, गैंडे के सींग, बाघ की खाल या पेंगोलिन की तस्करी पर होता था। ये बड़े और करुणाजनक दृश्य पैदा करने वाले जानवर होते हैं जिनकी हत्या और तस्करी पर दुनिया की नजर जल दी जाती है। लेकिन अब मामला इससे कहीं आगे निकल गया है। इस नए घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि तस्करों की नजर अब उन जीवों पर है जो दिखने में छोटे हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका विशाल है, जैसे कि ये दुर्लभ अफ्रीकी चिंटियां। मेसरसेफेलोड्स या जायंट अफ्रीकन हार्वेस्टर एंट्स केवल कीट नहीं है, ये उस पारिस्थितिक ताने बाने का हिस्सा है जो किसी भी प्राकृतिक तंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे बीजों को जमीन में फैलाती हैं, मिट्टी को उर्वर बनाती है और पक्षियों या अन्य कीटभक्षी जीवों के लिए भोजन भी होती है। इनका कम होना या पूरी तरह से लुप्त हो जाना पूरे जैविक चक्र को बिगाड़ सकता है। यह जैव विविधता केवल केन्या की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा धरोहर है। इन चींटियों को पकड़कर यूरोपीय और एशियाई बाजारों में बेचना न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि यह आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि केवल बाघ या गैंडे ही नहीं, बल्कि चींटी जैसी सूक्ष्म जीव भी अब वैश्विक तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है। इन दुर्लभ चींटियों की अवैध निकासी देश की जैविक संपदा के अपहरण के बराबर है। जिस तरह से इन चींटियों को उच्च तकनीक वाले टेस्ट ट्यूब्स में रखा गया था, वह भी दर्शाता है कि यह तस्करी महज शौक नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित और मुनाफा प्रेरित उद्योग बन चुकी है। यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तस्करी का स्वरूप कितना बदल चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मामला दर्शाता है कि तस्करों की नजर अब न सिर्फ कीमती अंगों पर, बल्कि सूक्ष्म संपदा पर भी है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने अपनी जैव विविधता की रक्षा के लिए पर्याप्त कानून, तकनीक और निगरानी प्रणाली विकसित की है, या फिर हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक संभावित कमोडिटी बन चुका है। KWS का यह भी कहना है कि यदि इस तरह की तस्करी को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में और भी कई सूक्ष्म प्रजातियां अवैध रूप से देश से बाहर जाती रहेंगी, जिससे जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। उनके अनुसार चींटियों की तस्करी एक प्रतीक है, एक चेतावनी है कि जैव तस्करी का दायरा और भी व्यापक हो गया है और अब समय है इसे गंभीरता से लेने का। केन्या सरकार ने इस तस्करी को गंभीरता से लिया है। KWS ने इस मामले को बायोपायरेसी के खिलाफ एक मील का पत्थर बताया है और कहा है कि इस तरह की तस्करी देश की जैव विविधता और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए खतरा है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तरह की तस्करी से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। यह मामला दर्शाता है कि वन्य जीव तस्करी अब केवल बड़े जानवरों तक सीमित नहीं है। छोटे लेकिन पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण जीव भी तस्करों के निशाने पर है। हमें इस तरह की तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।